नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी विधिवत आपकी सही चल रही होगी। और आज अपने जो हमारी प्रीलिम्स की कक्षाएं थी पिछले 2 दिनों से आपकी कंटिन्यू नहीं थी, जिसके जिसके पीछे जो रीज़न था ये था होली के बाद से थोड़ा सा तबीयत जो है ख़राब हो गई थी और जुकाम की वजह से कक्षाएं मैं आपकी नहीं ले पा रहा था। लेकिन आज चीज़ें ठीक हैं, तो आज के लिए जो कक्षा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने बोला था आपको थोड़ी विलम्ब से मिलेंगी, तो थोड़ी विलम्ब से ही सही लेकिन रेगुलर कक्षाएं रहें, रेगुलर कक्षाएं आपको मिलें, यही हमारा उद्देश्य है। आप जानते होंगे, आप में से जो पहली बार देख रहे हैं, आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा सेशन है इसमें हम 3 चीज़ों को लेकर के साथ चलते हैं। प्रीलिम्स को लेकर के 3 चीज़ें हम साथ लेकर चलते हैं। पहला, जीके का एक टॉपिक देखते हैं, जीएस यहाँ पे हम कवर करते हैं और करंट अफेयर्स देखते हैं। इन तीनों को हम लेकर के चल रहे हैं और जहाँ पे आपने लास्ट क्लास का नोट्स बनाया होगा उसी के आगे कंटिन्यू करना है। जीके से आज हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं और जीके के अंतर्गत पिछले क्लास में आपने देखा था कि हम विश्व के महादेशों का अध्ययन कर रहे थे और एक एक देश को हम देख रहे थे, विशेष रूप से देश की राजधानी, संबंधित देश की राजधानी और वहाँ की जो मुद्राएं हैं उनको देख रहे थे। साथ ही साथ उस देश की अवस्थिति क्या है उसके बारे में हम देख रहे थे। तो इस क्रम में हमने यूरोप पर पिछली चर्चा जो है समाप्त किया था, हमने ऑस्ट्रेलिया देखा, ओशिनिया देखा। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो नॉर्थ अमेरिका की चर्चा करने जा रहे हैं। हम नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका देखेंगे और फिर इसके साथ साथ जो कुछ रीजनल संस्थाएं हैं जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारा शुरुआत हो रही है वो हो रही है उत्तर अमेरिका से। उत्तर अमेरिका से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर अमेरिका की जब हम बात करते हैं प्रमुख रूप से, तो 3 देश आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर अमेरिका में 3 देश आपको प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। पहला देश आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, पहला देश आपका हो गया अमेरिका। दूसरा जो देश आपको देखने को मिलता है वो आपका हो गया कनाडा और तीसरा जो देश देखने को मिलता है वो है मैक्सिको। ये 3 देश प्रमुखता से आपको देखने को मिलते हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ उत्तर अमेरिका की, आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये है आपका उत्तर अमेरिका और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 देश हैं। पहला देश आपका ये हो गया कनाडा, दूसरा देश ये हो गया आपका यूएसए और तीसरा देश ये आपका हो गया मैक्सिको। अब क्योंकि हम देश की राजधानी और देश की मुद्रा देख रहे हैं, तो यूएसए की जब हम राजधानी की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसकी राजधानी है, आप जानते हैं, वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे नासा का हेडक्वार्टर भी है, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है आप जानते हैं, हम बोलते हैं यूएस डॉलर, यूएसडी सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, ओटावा यहाँ की राजधानी है। और यदि हम इनकी मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे भी जो मुद्रा है वो चलता है डॉलर, लेकिन यहाँ पे कैनेडियन डॉलर चलता है। फिर हम मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको की राजधानी जो है वह है मैक्सिको सिटी। क्या है? मैक्सिको सिटी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है उस मुद्रा की बात करें, इसको बोलते हैं पेसो, मैक्सिकोन पेसो यहाँ की मुद्रा है। तो इस प्रकार से उत्तर अमेरिका की जो 3 प्रमुख देश थे इनको आपने देखा और इसके साथ उत्तर अमेरिका की चर्चा समाप्त हुई। उत्तर अमेरिका के बाद हम बढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका में। ये आपका मैप देखने को मिल रहा है दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले देश कौन कौन से आते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में प्रमुखता से जो देश आते हैं, सबसे पहला आप देख रहे होंगे अमेजन वर्षा वनों का जो क्षेत्र है इसी देश में आपको देखने को मिलता है, ये है आपका ब्राज़ील। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ये देश फैला है दक्षिण अमेरिका के, ब्राज़ील पहला देश आपको देखने को मिल गया, ब्राज़ील। दूसरा देश यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल गया है, यदि हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल गया है कोलंबिया, दूसरा देश है कोलंबिया। दूसरे देश कोलंबिया के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा देश आपका है वेनेजुएला, ये आपका है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये प्रमुख देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आपको देखने को मिल रहा है पेरू, ये आपका देश है पेरू। पेरू के बाद अगला जो देश देखने को मिलता है वो है चिले, और चिले जो देश है आप देख रहे होंगे कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये तटीय देश है। ठीक है, इसकी बहुत लंबी सीमा रेखा जो है वो सागर से लगती है, पैसिफिक ओशियन से लगती है, तो चिली हो गया। चिली के बाद यदि हम बात करें तो एक देश यहाँ पे आता है इक्वाडोर,
इक्वाडोर एक देश हो गया। इक्वाडोर के बाद यदि हम बात करते हैं तो बोलीविया भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, बहुत महत्वपूर्ण देश है और अक्सर पूछा जाता है। बोलीविया, बोलीविया हो गया। बोलीविया के बाद यदि हम बात करें तो दो देश यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक है उरुग्वे और एक है पराग्वे। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे नाम देके पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से देश हैं जो दक्षिण अमेरिका में स्थलरुद्ध हैं। तो दक्षिण अमेरिका के स्थलरुद्ध देशों की जब हम बात करते हैं तो बोलीविया और पराग्वे की बात आती है, ये याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको ये देखने को मिलता है गुयाना, एक देश यहाँ पे है गुयाना। गुयाना के बाद अगला जो देश देखने को मिलता है वो आता है ये आपको देश देखने को मिल रहा होगा, एक देश ये है आपका सूरीनाम। तो गुयाना के तुरंत बाद में सूरीनाम और सूरीनाम के बाद में फ्रेंच गुयाना, ठीक है, ये देश आपको देखने को मिलता है। इसके बाद फॉकलैंड आइलैंड की बात आती है। फॉकलैंड आइलैंड जो है वो भी इसी का पार्ट है, इसको भी इसी में हम आप कह सकते हैं रखते हैं, तो उसको भी याद रखने की ज़रूरत है। तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आप कह सकते हैं फॉकलैंड आइलैंड को भी हम कंसीडर करते हैं। तो ये सारे देश आपको देखने को मिल गए। अब एक एक करके इनकी राजधानियाँ और इनकी मुद्राओं को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राज़ील के बारे में। देखो, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भैया आज के संदर्भ में देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, देशों की अवस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीटी में भी इस तरह के प्रश्न भूगोल से बन रहे हैं और मेंस एग्जाम में भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा देश कहाँ है, किस रीजन में है। तो उस संदर्भ में एक छोटी सी शुरुआत है। तो ब्राज़ील की यदि हम बात करते हैं तो ब्राज़ील में सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है, इनकी राजधानी है ब्रासिलिया। ब्रासिलिया यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और यदि हम ब्राज़ील की मुद्रा की बात करें तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल, और रियाल यहाँ की मुद्रा है। दूसरा देश जब हम बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कोलंबिया। कोलंबिया की जब हम बात करते हैं तो कोलंबिया की जो मुद्रा है उसको राजधानी है, उसको बोलते हैं बोगोटा, ये यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं पेसो, पेसो यहाँ की मुद्रा है। तीसरा जो देश यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आता है वेनेजुएला। और वेनेजुएला की यदि हम बात करें तो वेनेजुएला की जो राजधानी है उसको बोलते हैं काराकस, और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं बोलीवर। ये यहाँ की मुद्रा है। वेनेजुएला के बाद अगला जो देश देखने को मिलता है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ये यहाँ की राजधानी है। और इसकी यदि हम मुद्रा की बात करें तो इसको बोलते हैं अर्जेंटीन पेसो। अगला जो देश आपको देखने को मिलता है वो है पेरू, ठीक है। पेरू की जब बात करते हैं हम तो पेरू की राजधानी जो है ये है लीमा, और पेरू की जो मुद्रा है वो है पेरुवियन सोल यहाँ की मुद्रा है। अगला जो देश देखने को मिलता है वो आता है चिली की यदि हम बात करें तो चिली की राजधानी है सैंटियागो यहाँ की राजधानी है। और चिली की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं चिलियन पेसो यहाँ की मुद्रा है। ये तो हो गए 6 देश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो देश इसमें आपको देखने को मिलते हैं वह है इक्वाडोर की जब हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी है क्वेटो, ये यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूएस डॉलर, यूएसडी यहाँ पे चलती है। इक्वाडोर के बाद फिर अगला आता है बोलीविया की यदि हम बात करते हैं तो बोलीविया की राजधानी जो है वो है सुक्रे, और एक है लापाज। 2 राजधानी है इनकी, सुक्रे और लापाज। और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं बोलीवियानो, ये यहाँ की मुद्रा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बोलीविया के बाद और आगे बढ़ते हैं तो आता है पराग्वे देश की जब बात करते हैं, इसकी जो राजधानी है इसको बोलते हैं अशीटोन, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं गुआरानी। पराग्वे के बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला आपका देखने को मिलता है उरुग्वे।
उरुग्वे की जब हम बात करते हैं तो मोंटेवीडियो यहाँ की राजधानी है, मोंटेवीडियो ये यहाँ की राजधानी है, और इनकी मुद्रा जो है वो है उरुग्वेन पेसो। उरुग्वे के बाद फिर अगला आता है आपका गुयाना। गुयाना की जब बात करते हैं तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं गुयाना डॉलर, ये यहाँ की मुद्रा है। गुयाना के बाद अगला आता है सूरीनाम की बात करें, इसकी राजधानी है पारामारिबो, ये यहाँ की राजधानी है, और इनकी मुद्रा जो है वो है सूरीनाम डॉलर। सूरीनाम के बाद आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंच गयाना, ठीक है, फ्रेंच गयाना, यहाँ की राजधानी की बात करें तो केएन यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो, ठीक है। फ्रेंच गयाना के बाद अगला आता है फॉकलैंड आइलैंड। यहाँ पे यदि हम बात करें तो राजधानी है स्टेनली, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो, क्योंकि फ्रांस का जो है आधिपत्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है, जैसे यूरो हमने बताया, फ्रेंच गुयाना की है, फॉकलैंड आइलैंड की जो मुद्रा है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इनका है फॉकलैंड द्वीप पाउंड। ये इतनी सारी देशों की मुद्राएं हो गई। अब सबसे ज़्यादा परीक्षा में जो पूछी जाती हैं, एक चीज़ आपके लिए होमवर्क है यहीं से, कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है इक्वेटर, आपको देखने को मिल रहा है कि इक्वेटर जो है ये दक्षिण अमेरिका से पास कर रहा है, और इक्वेटर के साथ साथ आप जानते हैं मकर रेखा भी यहाँ से पास करती है, ठीक है, मकर रेखा भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से पास करती है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं भूगोल में, यदि हम उसको देख लें तो सबसे पहले कि मकर रेखा जो है वो किन देशों से होकर गुजरती है, दूसरा विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के किन देशों से होकर गुजरती है, तीसरा जो प्रश्न यहाँ से बनता है वो यही कि इनके स्थलरुद्ध देश कौन से हैं, इस महाद्वीप के स्थलरुद्ध जो देश हैं वो कौन से हैं, ये पूछा जाता है। तो ये 3 से 4 टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, तो ये तीनों पता होना चाहिए, मकर रेखा, विषुवत रेखा, स्थलरुद्ध देश, इन तीनों के बारे में आपको देखना है। ये आपका होमवर्क है कि बताएंगे आप कि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है, और इसमें स्थलरुद्ध देश कौन से हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब हम विश्व के महादेशों का अध्ययन करते हैं, और विशेष रूप से जब हम उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका देखते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ भी आती हैं, मध्य अमेरिकी देश भी आते हैं, और ये जो मध्य अमेरिकी देश हैं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मध्य अमेरिकी देश ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक देश है बेलीज, पहला देश जो देखने को मिल रहा है वो है बेलीज। बेलीज की राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी है बेलमोपेन, ये यहाँ की राजधानी है, और बेलीज डॉलर ये यहाँ की मुद्रा है। दूसरा देश देखने को मिल रहा है आपका ग्वाटेमाला, अब देख रहे हैं ग्वाटेमाला दूसरा देश देखने को मिल रहा है। इसकी जो राजधानी है ये है ग्वाटेमाला सिटी, और यहाँ की जो मुद्रा है यदि मैं बात करूँ ग्वाटेमाला सिटी की या ग्वाटेमाला की, इसको बोलते हैं क्रेजिटल, ठीक है, क्रेजिटल ये यहाँ की मुद्रा है। ग्वाटेमाला के बाद अगला देश अल सल्वाडोर की यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी है सैन सल्वाडोर, ये इनकी राजधानी है। सैन सल्वाडोर के साथ साथ आपको बता दें कि इसमें जो दूसरा आपको फैक्ट याद रखना है मुद्रा के बारे में, तो याद रखना है डॉलर यहाँ की मुद्रा है US डॉलर। इसके बाद बात आता है होंडुरास की यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी है तेगुसीगाल्पा, ये यहाँ की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए, और इनकी जो मुद्रा है वो है लेम्पिरा यहाँ की मुद्रा है। फिर बात आती है निकारागुआ
निकारागुआ की जब हम बात करते हैं तो इनकी राजधानी है मानागुआ। मानागुआ यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है उसकी मैं बात करूँ तो उसको बोलते हैं कोर्डोबा। ठीक है। इसके बाद अगला जो देश आता है वो आता है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की बात करें तो इसकी राजधानी है सैन जोस। सैन जोस ये यहाँ की राजधानी है। दूसरा याद रखना है कि यहाँ की मुद्रा, तो याद रखना है कोलोन यहाँ की मुद्रा है। कोलोन यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद अगला आपका आता है पनामा। पनामा की यदि मैं बात करूँ, पनामा बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी राजधानी है पनामा सिटी। पनामा सिटी इनकी राजधानी है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनकी जो मुद्रा है वो यूएस डॉलर भी यहाँ पे चलती है, साथ ही साथ बाल्बोआ यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। तो इतने मध्य अमेरिकी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मध्य अमेरिकी देशों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर किस प्रकार से देशों के नाम आएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बेलीज। उत्तर में सबसे बेलीज। बेलीज के बाद ग्वाटेमाला। बेलीज, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद होंडुरास। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास। एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, फिर निकारागुआ, कोस्टा रिका और लास्ट में कौन सा आएगा? पनामा। तो ये भी क्रम आपको याद रखने की ज़रूरत है। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये उत्तर से दक्षिण इन देशों के क्रम हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो ये याद रखना है। दूसरा चीज़ जो यहाँ से पूछा जाता है, और क्या पूछा जा रहा है यहाँ से, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो दूसरा प्रश्न बन रहा है, आप देख रहे हैं ये मध्य अमेरिकी देश हैं। ठीक है। मध्य अमेरिकी देशों के पश्चिम में यदि हम बात करें, इस दिशा में जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन है? पैसिफिक। पैसिफिक ओशियन आपको देखने को मिलता है। और इनके पूरब में जब आप देखते हैं तो पूरब में इनके आपको देखने को मिलता है अटलांटिक। अटलांटिक ओशियन आपको देखने को मिलता है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशियन आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, ये दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मध्य अमेरिकी कितने देश हैं? मध्य अमेरिका के वो कौन कौन से देश हैं जो अटलांटिक से भी सीमा साझा करते हैं, जो अटलांटिक से भी सीमा साझा करते हैं, और अटलांटिक के साथ साथ आपके पैसिफिक से भी सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे देशों में यदि आप देखोगे तो पनामा आता है। पनामा भी अटलांटिक से भी सीमा साझा कर रहा है और पैसिफिक से भी कर रहा है। कोस्टा रिका है, ये भी दोनों तरफ सीमा साझा कर रहा है। निकारागुआ है, ये भी दोनों तरफ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है। अब यदि हम बात करें होंडुरास की, तो होंडुरास भी दोनों तरफ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी सीमा है इसकी पैसिफिक से, और ये पूरा का पूरा रीजन अटलांटिक से। तो आप देख रहे होंगे होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये देश हैं जो दोनों तरफ आपको देखने को मिलते हैं, दोनों तरफ जिनकी सीमाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें कौन से देश ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ या तो पैसिफिक से सीमा साझा करते हैं या अटलांटिक से सीमा साझा करते हैं, तो आपको देखने को मिला बेलीज। बेलीज सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं एल सल्वाडोर की, तो एल सल्वाडोर जो है ये सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक से सीमा साझा कर रहा है। इस तरह से हमें पढ़ने की चीज़ों को ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आसियान देशों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आसियान देशों के बारे में। आसियान देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आसियान देशों की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप जानते हैं कुल 10 देश आपको देखने को मिलते हैं। अब ये 10 देश कौन कौन से हैं? पहला आपका है म्यांमार, दूसरा है लाओस, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है कंबोडिया, पाँचवां है वियतनाम, छठवां है फिलीपींस, सातवां है ब्रुनेई और आठवां है मलेशिया, नौवां है सिंगापुर और 10वां है इंडोनेशिया। ये 10 देश आपको देखने को मिलते हैं। मतलब आसियान जो है ये 10 देशों का एक संगठन है। अब एक एक करके इन देशों की राजधानी हम देख लेते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो इनकी राजधानी है नेपीदा।
नेपीदा यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं बर्मिस क्यार्ड, तो क्यार्ड जो है ये यहाँ की मुद्रा हो गई। इसके बाद हम दूसरा देश देख लेते हैं वियतनाम। वियतनाम की जब हम बात करते हैं तो इनकी राजधानी है हनोई। हनोई वियतनाम की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है इसको बोलते हैं डोंग। तो वियतनाम की मुद्रा क्या हो गई, डोंग हो गई। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला देश लाओस यहीं पे है, लाओस को देख लेते हैं। लाओस की यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी है वियन तियाने। वियन तियाने ये यहाँ की राजधानी है, वियन तियाने यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इनकी मुद्रा क्या है, लाओ किप। लाओ किप ये यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं थाईलैंड की तरफ। थाईलैंड की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम देखने को पाते हैं कि इनकी राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं थाई बात। थाई बात ये यहाँ की मुद्रा है। वियतनाम के बाद, थाईलैंड के बाद हम पहुँचते हैं कंबोडिया। कंबोडिया की जब हम बात करते हैं तो कंबोडिया में आपको देखने को मिलता है नोम पेन। नोम पेन ये यहाँ की राजधानी है और याद रखिएगा इनकी जो मुद्रा है वो जो है कंबोडियन रियल, ये यहाँ की मुद्रा है। फिलीपींस की यदि हम बात करते हैं तो फिलीपींस की राजधानी आप सबको पता है, कई सारे संस्थाओं का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसको बोलते हैं फिलिपीनियन पेसो, ये यहाँ की मुद्रा है। अगला देश आता है ब्रुनेई। ब्रुनेई की जब हम बात करते हैं तो ब्रुनेई की जो राजधानी है उसको बोलते हैं बंदर शेरी बागवान। बंदर शेरी बेगवान, बंदर शेरी बेगवान ये यहाँ की मुद्रा है और यहाँ पे जो डॉलर चलता है उसको बोलते हैं ब्रुनेई डॉलर। ब्रुनेई डॉलर। इसके बाद बात आती है मलेशिया की, ठीक है, बात आती है मलेशिया की। मलेशिया की जो राजधानी है इसको बोलते हैं कुआलालंपुर, ठीक है। मलेशिया की जो राजधानी इसको बोलते हैं कुआलालंपुर और यहाँ पे जो मुद्रा है उसको बोलते हैं रिंगित। रिंगित ये यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की जब बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वो है जकार्ता और इसमें आपको याद रखना है कि इंडोनेशियन रुपया जो है ये यहाँ की मुद्रा है। अब बचा है आपका सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर बचा है क्योंकि मलेशिया हमने देख ही लिया। सिंगापुर की जब हम बात करते हैं तो सिंगापुर के संदर्भ में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है सिंगापुर कि भैया इनकी जो राजधानी है उसका नाम है सिंगापुर शहर। सिंगापुर शहर ये यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं सिंगापुरियन डॉलर, ये यहाँ की मुद्रा है। तो इस प्रकार से आपने आसियान देशों के बारे में जानकारी कर लिया कि आसियान संगठन में कौन कौन से देश आते हैं, कितने देश आते हैं और उनकी राजधानी क्या है, उनकी अवस्थिति क्या है, ये आपने देख लिया। कल जब हम सेशन प्रारंभ करेंगे तो उसमें हम जीके के अंतर्गत सार्क देशों से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। कल सबसे पहले हम सार्क देशों के बारे में देखेंगे, फिर एशिया में हम आएंगे और एशिया के एक भाग पूर्व एशिया की चर्चा करेंगे, पूर्व एशिया के बाद पश्चिम एशिया की चर्चा करेंगे। इतनी चर्चा कल के जीके के सेशन में आपको मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आज के करंट अफेयर्स घटनाक्रम को अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। करंट अफेयर्स घटनाक्रम की जब हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स घटनाक्रम की जब हम बात करते हैं तो आज, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कुछ दिन आपको प्रश्नोत्तरी के रूप में देखने को मिलेगा और कुछ टाइम आपको जो है वो जैसे कि जो मेरा ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं पढ़ाने का तरीका है करंट अफेयर्स, उस वे में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम टॉपिक वाइज देखने जा रहे हैं, प्रश्नोत्तरी के रूप में नहीं देखने जा रहे हैं। तो आज का पहला टॉपिक है, एक शब्द प्रयोग किया जाता है P5+1। एक शब्द प्रयोग किया जाता है P5+1 और ये अभी चर्चा में था। अब प्रश्न है कि P5+1 में ये जो 1 है, +1 है, इसका संबंध किस देश से है। P5 तो सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट मेंबर हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनकी बात होती है। लेकिन जब +1 की बात करते हैं तो ये +1 में कौन सा देश आता है, तो आपको बता दें कि ये जो +1 की हम बात करते हैं इसमें देश आता है जर्मनी। तो जहाँ भी P5+1 का कॉन्सेप्ट आएगा मतलब यूनाइटेड नेशन के 5 अस्थायी सदस्य और जर्मनी आता है। ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन के बाद इसमें आपको देखने को मिलता है चाइना। चाइना के बाद इसमें अगला देश आता है फ्रांस और अगला देश आता है यूएसए।
ये 5 सदस्य हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अब जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनकी यदि हम बात करें तो इनका कार्यकाल 2 साल का होता है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। मतलब 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। 2 वर्षों के कार्यकाल के उपरांत ये अपने पद को त्याग देते हैं। पद त्यागने के उपरांत नए मेंबर इनकी जगह लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो सदस्य संख्या है वो है 15। 5 परमानेंट मेंबर हो गए और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हो गए और जिनका चुनाव हर 2 साल पे होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला कि जर्मनी P5+1 इस समय चर्चा में है, तो आपको बताता चलूँ कि एक संगठन है जिसको बोलते हैं G4 ग्रुप बोलते हैं। और इस G4 ग्रुप में पहला तो भारत आता है आपका, भारत के बाद दूसरा आपका आता है ब्राज़ील, तीसरा आपका इसमें देखने को मिलता है जर्मनी और चौथा देश इसमें देखने को मिलता है जापान। G4 सदस्य ग्रुप में ये 4 देश आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो G4 में ये 4 देश आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इन G4 जो सदस्य देश हैं इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है यूनाइटेड नेशन में। प्रस्ताव क्या रखा है? इनका कहना है कि आने वाले 2025 में यूनाइटेड नेशन के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना थी आप सब जानते हैं 1945 में हुई थी। तो 2025 में इसके 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इस आधार पे कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आज जो परिदृश्य है वो अलग है। आज कुछ देश हैं जिनकी स्थिति बहुत बेहतर है, उनको भी यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो रिफॉर्म का अपना एक प्रस्ताव दिया है, इसमें इन्होंने बताया कि जो परमानेंट मेंबर हैं कम से कम इसमें 6 अन्य परमानेंट मेंबर बढ़ाए जाएं और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या 10 है, इसमें भी 15 से 16 सदस्य बढ़ाए जाएं। नॉन परमानेंट मेंबर में भी 15 से 16 बढ़ाए जाएं और जो परमानेंट मेंबर हैं, अस्थायी सदस्य जो हैं, उसमें भी 6 सदस्य बढ़ाए जाएं। ये प्रस्ताव रखा है। किसने प्रस्ताव रखा? भारत की जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं, भारत की जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन में, जिनका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। ये यूनाइटेड नेशन में हमारी अस्थायी प्रतिनिधि हैं, इन्हीं के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया। अब जैसे अभी हमने देखा कि जब हम G4 की बात कर रहे हैं, G4 नेशंस की बात कर रहे हैं, तो G4 नेशंस में एक देश आता है आपका ब्राज़ील। हमने बात किया अभी ब्राज़ील, और ब्राज़ील बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्राज़ील में अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं। अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ से सबसे शुद्ध वायु हमें देखने को मिलती है। तो ये जो अमेजन वर्षा वन है ये भी अभी चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे? क्योंकि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सांप पाया गया, जिसका नाम जो है यूनेक्टस एकाईमा। याद रखिएगा, यूनेक्टस एकाईमा नामक एक सांप पाया गया है और बताया गया है कि ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है। ब्राज़ील की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें और ब्राज़ील के संदर्भ में देख लेते हैं जो आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के दृष्टि से। जैसे एक शहर इनका है जिसको बोलते हैं बेलम द पारा जो शहर है, ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि COP30 का जो आयोजन होगा 2025 में यहाँ किया जाएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया COP30 तो यहाँ हो रहा है, तो COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आप बताएंगे एक शहर है जिसको बोलते हैं बाकू। और बाकू जो शहर है ये अजरबैजान का शहर है। मतलब अजरबैजान के शहर बाकू में इसका आयोजन किया जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो बात आती है रियो डी जेनेरियो की। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक प्रमुख शहर है। और आपको बताता चलूँ कि अगली जो G20 का आयोजन होना है 2024 में, जो G20 का आयोजन किया जाएगा वो रियो डी जेनेरियो शहर में किया जाएगा, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। इसके साथ साथ ब्राज़ील अभी हाल ही में न्यूज इसलिए था क्योंकि भारत सरकार ने बुल सीमेन जो है ये ब्राज़ील से जो है ख़रीदा है। कितना? 40,000 डोज हमने बुल सीमेन जो है वो ब्राज़ील से मंगाया है। किस किस्म की? तो इसमें गिर नस्ल की हैं और कंकरेज नस्ल की जो गायें हैं उनकी आप कह सकते हैं उनकी नस्ल सुधार के लिए जो है ये सीमन हमने ब्राज़ील से मंगाया है। तो इस संदर्भ में भी ब्राज़ील चर्चा में है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं
दूसरा टॉपिक। और कहीं ना कहीं जो दूसरा टॉपिक आपका है ये भी लिंक है पहले टॉपिक से। टॉपिक संख्या 2 पे जब हम आते हैं, लेकिन ये जैसे मैंने बताया ये लिंक है पहले टॉपिक से। आपने अभी बात किया चाइना की, आपने अभी देखा यूएसए के बारे में कि ये P5 के सदस्य हैं। तो अगला जो फैक्ट है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ई बेस्ड मॉनिटर 2024 रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल ई बेस्ड मॉनिटर 2024 रिपोर्ट, और इसका चौथा संस्करण जो है अभी हाल ही में जारी किया गया। इसमें है क्या, इसमें बताया गया है कि 2022 में वैश्विक ई कचरा उत्पादन में 2022 में वैश्विक ई कचरा उत्पादन में जो ई कचरा उत्पादन कुल हुआ है वो 42 अरब किलोग्राम हुआ है। ये क्या रिपोर्ट बताती है कि 2022 में वैश्विक ई कचरा उत्पादन 62 अरब किलोग्राम हुआ है। और ई बेस्ड जनरेशन में सबसे ज़्यादा जिसकी भागीदारी रही है, सबसे ज़्यादा कचरा ई वेस्ट जिसने फैलाया है वो है चाइना। दूसरे स्थान पे इसमें जो देश आता है वो है यूएसए, और तीसरे स्थान पे आप स्वयं हैं, मतलब भारत तीसरे स्थान पे आता है। यदि यहीं पे प्रश्न ये आ जाए कि ई वेस्ट की बात हो और ई वेस्ट पर कैपिटा की बात हो, कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से यदि हम देखें तो ई वेस्ट सबसे ज़्यादा कौन फैला रहा है, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है यूरोप। ठीक है, यूरोप पर कैपिटा ई वेस्ट जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो यूरोप में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि यूरोप जो है अपने ई वेस्ट का लगभग 42.8% जो है उसको रिसाइकिल भी कर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा रिसाइकिल ये कर रहा है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि देखो मेंस में कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं जहाँ पे इस तरह के यदि डेटा को आप इनपुट कर देते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको अन्य छात्रों पे बढ़त मिल जाती है। तो इस संदर्भ में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसमें जो फैक्ट बताए गए हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अभी हमने यूएसए की चर्चा की, तो यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं मैसाचुएट्स जनरल हॉस्पिटल। ठीक है, इसका नाम क्या है, मैसाचुएट्स जनरल हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे मैसाचुएट्स इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मैसाचुएट्स जनरल हॉस्पिटल की, जिसको हम बोलते हैं MGH। ये चर्चा में था, क्यों चर्चा में था, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया कि सुअर की किडनी, याद रखिएगा, सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांट मानव में किया है। और ये मानव जो है ये जीवित है और इसकी जो किडनी है वो भली भांति काम कर रही है। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है साइंस की, तो इसलिए इसको भी याद रखने की ज़रूरत है कि सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांट मानव में किया गया। और ये पहला सफल प्रत्यारोपण भी आप कह सकते हैं, पहला सफल प्रत्यारोपण वैश्विक स्तर पर आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम कभी जो हमारे अंग हैं उनको हम किसी दूसरे में शरीर में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है एक तकनीक यहाँ पे काम करती है जिसको बोलते हैं क्रिस्पर-Cas9 जो तकनीक है, इससे उसको पहले ट्रीट करते हैं, जीन एडिटिंग इससे करते हैं, और जीन एडिटिंग के बाद ही हम किसी व्यक्ति में जब अंग प्रत्यारोपण करना होता है तो वो प्रक्रिया हम संपन्न करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। आपने देखा कि सुअर की किडनी मानव में ट्रांसप्लांट की जा रही है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रजाति का अंग दूसरे प्रजाति में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, एक प्रजाति का अंग दूसरे प्रजाति में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो इस विधि को कहते क्या हैं, इसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो याद रखिएगा, जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या हो गया, एक प्रजाति के अंग को दूसरे प्रजाति के अंग में सेट करना, दूसरे प्रजाति के शरीर में सेट करना, और जब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ये भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला टॉपिक।
आज का अगला जो टॉपिक है वो संबंधित है मूल्य स्थिरीकरण कोष से। किससे संबंधित है? मूल्य स्थिरीकरण कोष। अब ये होता क्या है? मूल्य स्थिरीकरण कोष क्या होता है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। और इसकी आप कह सकते हो जो स्थापना हुई थी, इस फंड को जब बनाया गया था तो 2014-15 में बनाया गया था। ये फंड बनाया क्यों गया? ये फंड इसलिए बनाया गया कि कुछ आवश्यक वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं, उनका दाम ना बढ़े। तो वस्तुओं का दाम नियंत्रित करने के लिए जो है इस कोष का निर्माण किया गया। इसमें बफर कोष होता है जिसमें उस जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उनका भंडारण किया जाता है, और जब मूल्य बढ़ता है तो बाज़ार में उनको दे दिया जाता है, बाज़ार को उनको सौंप दिया जाता है, जिससे दाम नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब इसमें अभी तक यदि हम बात करें मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत, इस बास्केट में अभी तक टमाटर, आलू, प्याज और दालें आती थी। दालों में भी कुछ जैसे अरहर हो गई, उड़द हो गया, ऐसे कुछ दालें इसमें आती थी। तो टमाटर, आलू, प्याज और दालें इस बास्केट के अंतर्गत आती थी। इनके दाम जब अनियंत्रित हो जाते हैं तो सरकार अपने बफर कोष से इनको मार्केट में डालती है, जिससे जो मूल्य है उनको रोकने में हमें सफलता मिलती है। अब ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि अब सरकार ने गेहूं और चावल को भी इसमें डाल दिया है। इस बास्केट में गेहूं और चावल को भी डाल दिया है। मतलब गेहूं और चावल के दाम यदि बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं या घटते हैं तो वहाँ पे सरकार इसको कंट्रोल करे। तो बढ़ते हैं तो सरकार इसमें अपने जो आप कह सकते हैं रिजर्व है उससे मार्केट में डालेगी और उनके मूल्य को नियंत्रित करेगी। तो अभी ये याद रखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से इसमें डाले गए हैं। तो टमाटर, आलू, प्याज और दालें पहले से थी, गेहूं और चावल इसमें अतिरिक्त डाले गए हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है। अभी हम फसलों की बात कर रहे थे, अनाजों की बात कर रहे थे। तो आप जानते हैं मटर, मटर में अभी हाल ही में एक रोग पाया गया है और इस रोग को जो नाम दिया गया है वो है विट्स ब्रूम। विट्स ब्रूम। और विट्स ब्रूम नामक जो रोग है एक कवक जनित, एक कवक वाला रोग है, फंगी है, ठीक है। और ये मटर की फसलों का रोग है। और मटर की जो फसलों का ये रोग है इसको खोज किसने निकाला? चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा संस्थान कौन सा है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो कि हिसार में है। इस विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता थे उन्होंने मटर में एक नए रोग की खोज की है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब रोग का नाम आपने देख लिया। अब ये रोग किसके कारण फैलता है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कैंडिडेटस, कैंडिडेटस फाइथोप्लाज्म एस्टरिस, ठीक है। कैंडिडेटस फाइथोप्लाज्म एस्टरिस, ये जो आप कह सकते हैं फंगस है जिसके कारण ये रोग होता है, और रोग का नाम है विट्स ब्रूम, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो एक टॉपिक आपने ये भी देखा। अब इसी में कुछ चीज़ें आगे हैं जो हम देखने जा रहे हैं। आप जानते होंगे कि हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है भूटान, और भारतीय प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में भूटान दौरा भी किया था। भूटान की जो राजधानी है उसको बोलते हैं थिम्पू, और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं नगुल ट्रम। नगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा है। आपको बता दें भूटान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है शेरिंग तोब्गे। शेरिंग तोब्गे जो है ये यहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द ब्रुक गैल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो, ये भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो आप बताएंगे कि ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भूटान में राजा भी होते हैं, तो यहाँ के राजा कौन है? अभी इनका नाम है जिग्मे खेसर
नामग्याल वांगचुक, ये यहाँ के राजा हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं पारो एयरपोर्ट, और जब भी प्रधानमंत्री की विजिट होती है या किसी भी अन्य देश के राजनयिक आते हैं तो इसी पारो एयरपोर्ट पर ही उनकी लैंडिंग होती है, ये याद रखना है। भूटान से हम जल विद्युत भी खरीदते हैं, ठीक है। और भूटान में हमने दो परियोजनाएं बनाई हैं, जिनमें से एक है मांग देछू जो पुरानी है, जिस पर निर्माण चल रहा है, और दूसरी जो परियोजना इस दौरे के बाद चर्चा में आई उसका नाम है पुनात सांगछू। और पुनात सांगछू और मांग देछू, ये दो परियोजनाएं हम भूटान के साथ लगा रहे हैं। तो याद रखना ये दो परियोजनाओं का संबंध भूटान से है। एक चीज़ और है, आपको पता है कि नहीं पता है, यदि आपने बजट देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे प्रत्येक बजट में कुछ फंड जो है हम अपने पड़ोसी देशों को भी देते हैं। तो जो हमारा अंतरिम बजट था उसमें यदि आपने ध्यान दिया हो तो 2068 करोड़ रुपए, और ये सर्वाधिक था, ये हमने भूटान के लिए अलॉट किया था। इसके साथ साथ भूटान में 13वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने वाली है, ठीक है। और 13वीं पंचवर्षीय योजना जो है इनकी 2024 से 2029 तक चलेगी, जिसको लेकर के भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए भूटान को दिए हैं। पिछली बार हमने 5,000 करोड़ रुपए जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था, लेकिन 13वीं पंचवर्षीय योजना में इस सहायता राशि को हमने डबल कर दिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि हम एक स्मार्ट सिटी भी बना रहे हैं भूटान में, जिसका नाम है गेलेफू। और गेलेफू नामक स्मार्ट सिटी हम भूटान में बना रहे हैं। और आपको यह भी याद रखना है कि गेलेफू से लेकर कोकराझार यह स्थान पड़ता है असम में, जहाँ तक हम रेल लाइन भी बिछा रहे हैं। तो गेलेफू से कोकराझार तक रेल लाइन भी जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला जो आपका टॉपिक आता है ये टॉपिक संख्या आप कह लीजिए 3 है। और टॉपिक संख्या 3 में एक दिवस है जिसको बोलते हैं पखला दिवस। और ये जो पखला दिवस है ये संबंधित है किस राज्य से? ये संबंधित है ओडिशा राज्य से। तो इसका संबंध किस राज्य से है? ओडिशा राज्य से है। जो उड़िया नामक आप कह सकते हैं लोग हैं वो इसको मनाते हैं, और जगन्नाथ मंदिर से संबंधित ये दिवस है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो पखला दिवस किससे संबंधित हो गया? पखला दिवस का संबंध हो गया उड़ीसा से। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो आप अच्छा करेंगे। अब एक चीज़ और, जाते जाते 1-2 टॉपिक और देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक संख्या 4 है, और ये आता है ऑपरेशन संकल्प से जुड़ा हुआ। एक ऑपरेशन है, पूछा जा सकता है ऑपरेशन संकल्प, क्योंकि इसके अभी 100 दिन पूरे हुए हैं। तो ऑपरेशन संकल्प सबसे पहले है किसका? तो ये नेवी का ऑपरेशन है, इंडियन नेवी का ऑपरेशन है, जिसके 100 दिन अभी हाल ही में पूरे हुए हैं। क्या करता है ये ऑपरेशन संकल्प? ये विशेष रूप से जो समुद्री डाकू हैं उनसे हमारी जो शिप हैं जो व्यापार के लिए जाती हैं एक देश से दूसरे देश में, उनकी रक्षा करती। साथ ही साथ जो हाउती विद्रोही हैं वो भी लगातार अटैक कर रहे थे, तो उनसे भी हमारे शिप को बचाती। कहाँ? जैसे आपने देखा होगा गल्फ ऑफ अदन, ठीक है, अदन की खाड़ी हो गया, हिंद महासागर रीजन में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे सोमालिया के क्षेत्र में आपको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है सोमालियाई जो डाकू होते हैं वो लगातार शिप पर अटैक करते हैं। तो इस प्रकार से शिप को बचाने के लिए जो है हम अपनी नेवी को जो है डिप्लॉय किए हैं, जिससे हम अपने हितों को सुरक्षित रख सकें, हमारे जो व्यापारी जहाज़ हैं उनको हम सुरक्षित रख सकें। और इसमें हमने 5,000 नेवी के जवानों की तैनाती विभिन्न पोतों पर की थी, और उसी के अब 100 दिन पूरे हुए हैं। और इसके साथ ही यह भी देखने को मिला है कि इस घटनाक्रम में, इस प्रकार की घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। और आज के अंतिम प्रश्न पे हम आते हैं, और ये आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न है। अभ्यास के लिए प्रश्न ये है कि एबल पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया, ठीक है, एबल पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया। आपको बताना है कि वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया। आप जानते हैं एबल पुरस्कार को हम बोलते हैं गणित का नोबेल। क्या बोलते हैं इसको? गणित का नोबेल। तो ये गणित के नोबेल के लिए कैसे चुना गया, गणित के नोबेल का पुरस्कार किसे मिला है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो जो भी होमवर्क दिया गया है उसको
भली भांति कंप्लीट करके शेयर करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हम जीएस में क्या पढ़ रहे थे। जीएस के अंतर्गत हमारा दो टॉपिक चल रहा था, एक हमारा चल रहा था बायो का सेक्शन और दूसरी तरफ हमारा चल रहा था केमिस्ट्री का सेक्शन। ठीक है, तो अभी आज और कल इस सप्ताह मतलब हम बायो की बात करेंगे। और बायो में जो पिछले दिन हमने कंप्लीट किया था, आप कह सकते हैं पिछले दिन जो हमने कंप्लीट किया था, जहाँ से हमें चर्चा शुरू करनी थी, वो था संतुलित आहार। संतुलित आहार से हमें अपनी चर्चा प्रारंभ करनी थी। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है, संतुलित आहार क्यों जरूरी है। सबसे पहले यदि अच्छा पोषण आपको चाहिए तो संतुलित आहार लेना पड़ेगा। संतुलित आहार क्यों जरूरी है, अच्छे पोषण के लिए संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। और संतुलित आहार अच्छे पोषण के लिए ज़रूरी है। और अच्छा पोषण मिलेगा कैसे, अच्छा पोषण के लिए सबसे पहले स्वच्छ वातावरण आपके पास होना चाहिए। वातावरण जहाँ आप रहते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। नियमित आप व्यायाम करते हैं, नियमित आप व्यायाम करते हैं, साथ ही साथ आप संतुलित आहार लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तब जाके आपको अच्छा पोषण मिलेगा। ठीक है, अब संतुलित आहार के अंतर्गत आता क्या क्या है। ठीक है, संतुलित आहार के अंतर्गत आता क्या है। संतुलित आहार के अंतर्गत आप देखेंगे तो सबसे पहले आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा फैट आपको देखना है, फैट के बाद तीसरा प्रोटीन आपको देखना है। ठीक है, प्रोटीन के बाद अगला विटामिन्स आपको देखना है, विटामिन्स के बाद अगला आपको मिनरल्स देखना है, मिनरल्स के बाद अगला आपको जो देखना है वो है रेशेदार फाइबर्स, रेशेदार पाच्य पदार्थ, और अगला आपका है जल। ठीक है, इसके अतिरिक्त ETC आप लिख सकते हो। तो संतुलित आहार के लिए हमें जो हम भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा होनी चाहिए, फैट की उचित मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, और आप कह सकते हैं रेशेदार जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो होने चाहिए। मतलब फाइबर आपके भोजन में होना चाहिए, साथ ही साथ जल होना चाहिए। इतनी चीज़ें यदि आपके भोजन में हैं तो आप उस आहार को, उस भोजन को आप संतुलित आहार या संतुलित भोजन कह सकते हो। अब एक एक करके इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यह शरीर के लिए एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, और ये जो है ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ हैं। इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल, नोट कर लीजिएगा, इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इनको हम कहते हैं, या इन्हीं को हम कीटोन कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कीटोन कहते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। यह स्वाद में कैसे होते हैं, तो ये स्वाद में होते हैं मीठे, स्वाद में मीठे होते हैं। और सामूहिक रूप से यदि हम बात करें तो शर्करा या सैकराइड भी इनको कहा जाता है। ठीक है, प्रकार इनके कौन से होते हैं, पहला इनका प्रकार है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। तीसरा जो है उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड की, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की जब हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज, इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। और तीसरा आता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी इसी के एग्जाम्पल में आता है। ग्लूकोज को आप क्या कहते हो, ब्लड शुगर कहते हो, ब्लड शुगर इसको कहा जाता है। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है, फ्रक्टोज को हम बोलते हैं फलों का शर्करा। ठीक है, गैलेक्टोज को यदि हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं
दुग्ध शर्करा। ठीक। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आ जाता है सुक्रोज, या इसी को बोलते हैं गन्ने का शर्करा। ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलता है माल्टोज, जिसको आप बोलते हो अनाजों का शर्करा। ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलता है लैक्टोज, या इसी को बोलते हो दुग्ध शर्करा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की जब हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है सेलुलोज, सेलुलोज। दूसरा आ जाता है स्टार्च, और तीसरा आ जाता है ग्लाइकोजन। सेलुलोज की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं सेलुलोज विशेष रूप से ये संबंधित किससे होता है, प्लांट से संबंधित होता है। ठीक है। और मंड आप जानते हैं, स्टार्च को हम मंड बोलते हैं। और यदि हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन लीवर में संचित होता है। कहाँ पे? लीवर में संचित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये लीवर में संचित होता है। तो आपने देखा विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में 3 प्रकार, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत 3 चीज़ें आपने देखा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आपने देखा एग्जाम्पल के तौर पर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब प्रश्न बनता कैसे है? प्रश्न इस प्रकार से बनता है, निम्नलिखित में से किसे फलों का शर्करा कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए फ्रक्टोज को फलों का शर्करा कहते हैं। ऐसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसे अनाजों का शर्करा कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि माल्टोज को अनाजों का शर्करा कहते हैं। तो इस संदर्भ में इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, इस संदर्भ में आपको इसको तैयार करने की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरा हमने देखा था कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ और क्या होना चाहिए? हमारा कार्बोहाइड्रेट के साथ हमारे में फैट होना चाहिए या वसा होनी चाहिए। ठीक है। अब वसा की बात करें तो आप देखते हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों से मिलके आप कह सकते हैं बना होता है। और ये हमें क्या करता है? ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम यदि हम फैट को बर्न करते हैं तो 9.3 कैलोरी एनर्जी जो है हमें प्राप्त होती है। याद रखिए 1 ग्राम फैट से हमें 9.3 कैलोरी जो एनर्जी है वो प्राप्त होती है। फैट की जब हम बात करते हैं, फैट या वसा की हम बात करते हैं, तो ये 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरोल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो याद रखना है कि फैट क्या है? 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब फैट की जब हम बात करते हैं तो फैट में भी 2 प्रकार की आपके देखने को मिलती है। एक है संतृप्त, ठीक है, और दूसरा आपको देखने को मिलता है असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जो है ये ज़्यादा हानिकारक होता है और असंतृप्त जो है ये कम हानिकारक होता है। ज़्यादा हानिकारक, संतृप्त के ज़्यादा हानिकारक होने के पीछे कारण क्या है? तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जल्दी जो है गलता नहीं है। संतृप्त जो फैट होता है ये जल्दी गलता नहीं, सेचुरेटेड जो फैट है ये जल्दी गलता नहीं है और ये जाके रक्त नलिकाओं में जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है? रक्त नलिकाओं में जमा हो जाता है। और जब रक्त नलिकाओं में जमा हो जाता है तो क्या होगा? क्योंकि रक्त नलिकाएं क्या हैं? ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्या होगा? बाधित होगा। परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलता है हार्ट अटैक, ठीक है, या ब्रेन हेमरेज आपको देखने को मिलता है। तो ये सब क्यों देखने को मिलता है? ये सब संतृप्त फैट की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये जाके जो रक्त नलिकाएं हैं उनको ब्लॉक कर देता है और ब्लॉकेज की वजह से आपको ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। अब बात आती है ये इतना हानिकारक है तो ये पाया कहाँ जाता है? तो संतृप्त हमें विशेष रूप से जंतुओं से जो उत्पाद प्राप्त करते हो उनमें ये पाया जाता है। जंतुओं से संबंधित जो उत्पाद हैं उसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ ये नारियल में भी पाया जाता है। तो जंतुओं से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनमें संतृप्त फैट जो है ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, और नारियल में ये पाया जाता है।
असंतृप्त की बात करें, क्योंकि ये कम हानिकारक होता है, तो ये सूरजमुखी का तेल हो गया आपका, सूरजमुखी हो गया, ठीक है, सूरजमुखी हो गया, सरसों हो गया, इनमें पाया जाता है। तो कहने का मतलब यदि हमें फैट यूज करना है, क्योंकि फैट तो यूज ही करना है, हमें अनिवार्य है फैट लेना है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम असंतृप्त फैट का सेवन करें। मतलब सरसों के तेल से जो फैट मिल जाता है सब्जियों के माध्यम से, दालों के माध्यम से, या सूरजमुखी का जो तेल है इसके माध्यम से जो फैट मिलता है उसका हम प्रयोग करें। और जानवरों से जो संबंधित उत्पाद हैं उनका प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि वहाँ पे असंतृप्त फैट की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा और क्या आवश्यक है संतुलित आहार में, और क्या आता है संतुलित आहार में? आता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन भैया मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन की कमी से रोग क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है, बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, और इसको बोला जाता है क्वाशियर क्योर। ठीक है, जहाँ पे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, या इसी को बोलते हैं मेरास्मस। ठीक है, तो ये याद रखना है जो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन विशेष रूप से चैन ऑफ एमिनो एसिड है। क्या है? चैन ऑफ एमिनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन विशेष रूप से सम्मिलित होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन की यदि हम बात करें, 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें, तो उससे 4.2 कैलोरी जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 कैलोरी, और यदि हम 1 ग्राम फैट की बात करें तो 9.3 कैलोरी आपको प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो क्या है? अगला आप जानते हैं वो है विटामिन। क्या आता है? विटामिन। विटामिन अगला आता है। विटामिन की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं थोड़े से फैक्ट, और यदि मैं देख लूँ तो आपको पता होना चाहिए। फैट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फैट के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। आप जानते हैं वसा के कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो है ये वसा के कारण होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है ये गुड भी होता है और बैड भी होता है। कोलेस्ट्रॉल गुड भी होता है और बैड भी होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है ये हार्मोन्स का निर्माण करता है। ठीक है, और आप जानते हैं एक विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, इनके लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये विशेष रूप से हार्मोन्स का निर्माण करता है। और जब हार्मोन्स की हम बात करते हैं तो 2 की बात आती है, पहला है टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। इन सब के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? गुड कोलेस्ट्रॉल जो है इनके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित तौर पे आप यदि फैट से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। फैट के बाद फिर बात आती है विटामिन, क्योंकि विटामिन भी हमारे लिए ज़रूरी है। विटामिन की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि विटामिन का निर्माण जो है विशेष रूप से ये बाह्य पदार्थों से ही हमें प्राप्त होते हैं। विटामिन हमें बाह्य पदार्थों से ही मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन बाह्य पदार्थों से मिलते हैं, और ये हमें क्या करते हैं? ये संक्रमण से बचाते हैं। विटामिन क्या करते हैं? हमें संक्रमण से बचाते हैं। और विटामिन भी 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन हमें संक्रमण से बचाते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला जल में घुलनशील, और दूसरा आपको देखने को मिलता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील की बात करते हैं तो बी और सी की बात आती है, विटामिन बी और विटामिन सी की बात आती है। और यदि हम वसा में घुलनशील की बात करें तो ए, डी, ई, के की बात आती है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ये आपको याद रखना है। विटामिन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट यदि हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले विटामिन के बारे में यदि किसी ने बताया तो उनका नाम है लूनिन ने सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया। यदि आपसे पूछ लिया जाए विटामिन सिद्धांत किसने दिया, विटामिन सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे हॉपकिंस के बारे में। हॉपकिंस ने विटामिन सिद्धांत दिया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, तो कैथीमिर फक का नाम आता है जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। तो विटामिन के बारे में सबसे पहले लूनिन ने बताया, विटामिन सिद्धांत दिया हॉपकिंस ने, और विटामिन की खोज किया कैथीमिर फक ने सबसे पहले विटामिन की खोज की।
अब बात आता है कि लीवर में संचित विटामिन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा ए, डी, ई और के, ये लीवर में संचित विटामिन होते हैं। ठीक है, लीवर में संचित विटामिन होते हैं, ये आपको याद रखना। मतलब जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं वो लीवर में संचित होते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है वो लीवर में संचित नहीं होते हैं। अब एक एक करके, क्योंकि ये विटामिन की टॉपिक है तो विटामिन